हेलो बच्चों। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं क्लास 11th का केमिस्ट्री, जिसमें से हम लोग पहला चैप्टर जो है हमारा सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री उसको आज शुरू करने वाले हैं। चलिए देखते हैं। हमारा जो पहला चैप्टर है इसका नाम है सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। मतलब क्या है, इस चैप्टर्स में हम क्या करेंगे, इस चैप्टर्स में हम लोग केमिस्ट्री से रिलेटेड कुछ बेसिक टर्म्स को सिंबलाइज करेंगे, उनके बारे में पढ़ेंगे एंड देखेंगे कि केमिस्ट्री होता क्या है। तो चलिए देखते हैं। ये जो हमारे पास केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री क्या है। केमिस्ट्री को अगर हम लोग डिफाइन करना चाहें तो केमिस्ट्री क्या है हमारे पास। केमिस्ट्री इज ए ब्रांच ऑफ साइंस। ये क्या है, एक साइंस का ब्रांच है जिसमें हम लोग क्या देखते हैं। इसमें हम लोग जनरली पढ़ते हैं क्या, इसमें हम लोग पढ़ते हैं एटम्स के बारे में, मॉलिक्यूल्स के बारे में, उसके स्ट्रक्चर के बारे में एंड उनके केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में, उनके रिएक्शंस के बारे में क्या पढ़ते हैं हम लोग। एटम्स हो गए, एटम्स, मॉलिक्यूल्स एंड देयर बेसिक स्ट्रक्चर्स, बेसिक स्ट्रक्चर्स। साथ ही साथ क्या पढ़ते हैं, देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। मतलब क्या है, हम लोग स्टार्ट किए हैं सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, और केमिस्ट्री का मतलब क्या है, हम लोग केमिस्ट्री में पढ़ते हैं कुछ ऐसे टर्म्स को जिससे हमारा जो है केमिस्ट्री पढ़ना आसान हो सके। जिसमें हम लोग पढ़ते हैं बेसिकली एटम्स के बारे में, मॉलिक्यूल्स के बारे में और उनके बेसिक स्ट्रक्चर्स के बारे में और उनके फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में, इनसे बनने वाले कंपाउंड्स के बारे में। तो अब हम लोग देखते हैं केमिस्ट्री क्या है। हमारे आसपास के तरफ, हमारे आसपास जितने भी चीजें हैं उनसे ही हमारा केमिस्ट्री बना हुआ है। तो चलिए देखते हैं हमारे आसपास की चीजों को हम क्या बोलते हैं। इनको हम लोग बोलते हैं मैटर। हमारे आसपास की चीजों को हम क्या बोलते हैं, मैटर बोलते हैं। तो चलिए अब देखो, हमारे आसपास की चीजें जो हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, मैटर कहते हैं। समझ में आ रहा है ना। हमारे आसपास की जो चीजें हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, मैटर बोलते हैं। अब मैटर किसे कहते हैं, जरा ध्यान देना। मैटर एक ऐसा टर्म है जिसको हम लोग जनरली अपने आसपास की चीजों के लिए यूज करते हैं। मैटर का मतलब क्या है, एक ऐसा सब्सटेंस, और सब्सटेंस जिसके पास क्या हो, मास हो। एक ऐसा सब्सटेंस जिसके पास क्या हो, मास हो, और साथ में क्या हो, वॉल्यूम हो। हमारे पास अगर किसी हम मैटर को डिफाइन करना चाहें तो हमारे पास क्या होना चाहिए, मेनली दो टर्म्स होने चाहिए। एक तो होना चाहिए मास और दूसरा क्या होना चाहिए, वॉल्यूम। तो हमारे पास क्या है, मास का मतलब क्या है, मास का मतलब हो गया मेजरमेंट ऑफ इनर्शिया। मेजरमेंट ऑफ इनर्शिया को हम लोग क्या कहते हैं, मास कहते हैं। एंड मास के डिफरेंट यूनिट्स हैं जिसपे हम लोग बेसिकली देखते हैं। मास जो है हम लोग डिफाइन करते हैं, मास को हम लोग केजी में रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम लोग जानते हैं कि 1 kg जो है उसमें हमारे 1000 ग्राम्स आते हैं। ठीक है, 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम्स होते हैं। उसी तरह से हम वॉल्यूम को भी डिफरेंट पार्ट्स में, डिफरेंट यूनिट्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे वॉल्यूम क्या है, स्पेस ऑक्युपाई, कि हमारे आसपास कितना स्पेस कोई भी ऑब्जेक्ट ले रहा है। हमारे आसपास कितना ऑब्जेक्ट जो है वो स्पेस ले रहा है, इसी को हम लोग बोलते हैं वॉल्यूम। और वॉल्यूम को हम लोग डिफाइन करने के लिए डिफरेंट यूनिट्स का यूज करते हैं। थोड़ा सा उन यूनिट्स को देख लेते हैं। हमारे पास क्या है, वॉल्यूम को हम लोग डिफाइन करते हैं कुछ इस तरह से। मान लेते हैं वॉल्यूम है हमारे पास, इसके यूनिट्स को जरा ध्यान देंगे। वॉल्यूम का जो ऐसा यूनिट है ये है हमारा मीटर क्यूब। मीटर क्यूब। अब हम लोग जानते हैं कि 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, 100 सेंटीमीटर होता है। अब देखो यहां पर अगर हम निकालने जाते हैं, हमारे पास मान लेते हैं एक क्यूब है। ठीक है, एक क्यूब बना लेते हैं। एक क्यूब है जिसका लेंथ जो है वो 1 मीटर है। ठीक है, एल का जो वैल्यू है ये हम लोग इसमें लेते हैं। अगर क्यूब है तो हमारा ए बी सी तीनों ही जो हमारा डायरेक्शन है, इसमें लेंथ हमारा सेम रहेगा। ये तीनों ही मैंने लिया है 1 मीटर का। तो इसका अगर वॉल्यूम निकालेंगे तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, ए इंटू बी इंटू सी, जो कुछ इस तरह से निकलेगा। 1 मीटर इंटू 1 मीटर
इंटू 1 मीटर, और इसको हम लोग अगर देखेंगे तो ये हो जाएगा 1 मीटर क्यूब। अगर इसको हम लोग सेंटीमीटर क्यूब में रिप्रेजेंट करते हैं तो ये क्या निकलेगा, इसको अगर हम लोग सेंटीमीटर क्यूब में रिप्रेजेंट करते हैं तो ये क्या निकलेगा, 1 मीटर क्यूब विल बी इक्वल टू 100 इंटू 100 यानी कि 10⁶ सेंटीमीटर क्यूब। और यहां से हमारे पास एक यूनिट का फॉर्मूला आ गया कि 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 10⁶ सेंटीमीटर क्यूब। अब देखो यहां से अगर हम इसको और चेंज करें, अब इसको हम अगर चेंज करें तो नोट करना, मान लो हमारे पास क्या है, 1 मीटर क्यूब का वैल्यू हम लोग क्या निकाल लिए, 1 मीटर क्यूब विल बी इक्वल टू 10⁶ सेंटीमीटर क्यूब। अब यहां से अगर हम इस सेंटीमीटर क्यूब को डेसीमीटर क्यूब में चेंज करना चाहें तो वो भी हम लोग कर सकते हैं। हम लोग जानते हैं कि 1 मीटर शुड बी इक्वल टू 10 डेसीमीटर, और अगर इस वैल्यू को हम यहां सब्स्टिट्यूट करें तो यहां से हमें मिल जाएगा 1 मीटर क्यूब विल बी इक्वल टू 10 इंटू 10 यानी कि 1000 डेसीमीटर क्यूब। और यहां से अगर हम 1 डेसीमीटर क्यूब का वैल्यू निकालना चाहें वॉल्यूम में तो ये हमारा आ जाएगा, अब 1 डेसीमीटर क्यूब हमारा क्या आ जाएगा, 10 इंटू 10 इंटू 10 यानी कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब। और अगर हम लोग देखें इसको लीटर में चेंज करने का कोशिश करें, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि बहुत जगहों पे हम लोग वॉल्यूम एज अ लीटर यूज करते हैं, तो हम लोग ये जानते हैं कि 1 डेसीमीटर क्यूब जो है, इसको ध्यान देना, 1 डेसीमीटर क्यूब जो है यही हमारा 1 लीटर के बराबर होता है, यही हमारे 1 लीटर के बराबर होता है। और इसी को हम लोग लिख सकते हैं 1000 ml, या फिर इसी को हम लोग लिख सकते हैं 1000 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, इसको जरा नोट करना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारा यूनिट कन्वर्जन हो गया है। 1 डेसीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 ml एंड इट इज ऑल्सो इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब। और 1000 सेंटीमीटर क्यूब या फिर इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सीसी भी बोलते हैं, क्यूबिक सेंटीमीटर। यानी कि अगर हम चाहें तो लिख सकते हैं कि 1 सेंटीमीटर क्यूब विल बी इक्वल टू 1 cc। 1 सेंटीमीटर क्यूब को ही हम लोग क्या लिखते हैं, 1 cc लिखते हैं। तो यहां से हमारे यूनिट जो है वॉल्यूम के सामने आ गए हैं। देखिए क्या क्या यूनिट है हमारे पास, क्या है वॉल्यूम के लिए हमारे पास मीटर क्यूब है, उसके बाद हमारे पास डेसीमीटर क्यूब है, लीटर है, एमएल है एंड सेंटीमीटर क्यूब है। ठीक है, इसको जल्दी से नोट कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगर हम लोग देख लें तो मैटर के क्लासिफिकेशन को देखना जरूरी है। अब हमारे आसपास बहुत सारी चीजें हैं, हमारे आसपास बहुत सारी चीजें हैं, उन सभी चीजों को हम लोग मैटर बोलते हैं। और वो सारी चीजें जिनमें मास होता है, वॉल्यूम होता है, उनको हम लोग मैटर बोलते हैं। लेकिन मैटर को इसके अलावा भी और फर्दर क्लासिफाइड किया जाता है ताकि हमारे स्टडी में आसानी हो सके। तो अब मैटर को किन किन पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, कैसे हम लोग उनको फर्दर स्टडी करते हैं, इनको चलिए देखते हैं। हमारे पास क्या है, मैटर को हम लोग जनरली 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक तो हमारा फिजिकल फॉर्म हो गया, या फिर इसको हम लोग फिजिकल क्लासिफिकेशन बोलते हैं, और दूसरा हमारे पास आ गया केमिकल क्लासिफिकेशन। स्टडी में आसानी हो सके इसके लिए हम लोगों ने क्या किया, मैटर को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। पहला है हमारा फिजिकल फॉर्म एंड दूसरा है हमारा केमिकल फॉर्म। अब हम लोग देखेंगे केमिकल फॉर्म में मैटर को कैसे डिवाइड किया जाता है। मैटर जो है फिजिकल फॉर्म में हमारा कुछ 5 वे में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मतलब स्टेट ऑफ मैटर जो है हमारे 5 वे में हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। पहला जो है हमारे पास क्या है, सॉलिड स्टेट, दूसरा है लिक्विड स्टेट, गैसुअल स्टेट, प्लाज्मा एंड लास्ट में हमारा बोस आइंस्टाइन कंडेंस स्टेट, जिसको हम लोग शॉर्ट में बीईसी भी बोलते हैं। अब ये जो है हमारे फिजिकल फॉर्म ऑफ मैटर है, मतलब मैटर जो है इन 5 फिजिकल फॉर्म में रह सकता है।
अब इन पांचों के बारे में एक एक करके पढ़ेंगे और उनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे अभी कि क्या हमारे पास रहता है प्रॉपर्टीज सॉलिड का। अगर हम बात करें सॉलिड के प्रॉपर्टीज के बारे में, तो अगर हमारे पास एक मैटर है जो कि सॉलिड के स्टेट में है, तो सॉलिड हमारे पास वैसी चीज है जिसके पास फिक्स्ड हमारा शेप रहता है एंड फिक्स्ड वॉल्यूम रहता है, फिक्स्ड शेप एंड फिक्स्ड वॉल्यूम। इसके बारे में आपने प्रीवियस क्लासेस में अच्छे से डिस्कस किया होगा। अभी हम लोग इसके थोड़े से एग्जांपल्स की तरफ बढ़ेंगे। अगर मैं पूछूं कि सॉलिड का एग्जांपल क्या है, तो सॉलिड का कोई एग्जांपल देना चाहेगा? तो जैसे कि हम लोग जानते हैं सॉलिड के बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। इसमें से पहला हम लोग एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि चेयर हो गया, हमारे आसपास की चीजों को देखिए, चेयर हो गया, टेबल हो गया, ये सभी क्या है, हमारे सॉलिड फॉर्म में प्रेजेंट है। इनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इनके जो एटम होते हैं उनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत हाई होता है, जिसके कारण ये क्या है, एक दूसरे से बहुत अच्छे से जुड़े रहते हैं और सॉलिड फॉर्म बनाते हैं। अब दूसरे स्टेट की तरफ बढ़ते हैं, दूसरा हमारा लिक्विड स्टेट। तो हमारे पास हमारे आसपास ऐसे बहुत सारे चीजें हैं जो कि लिक्विड स्टेट में है। हम लोग देखते हैं कि हमारे आसपास बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो लिक्विड स्टेट में रहती हैं। जैसे कौन कौन सी चीजें हमारे आसपास लिक्विड स्टेट में है, कौन कौन सी चीजें हमारे आसपास लिक्विड स्टेट में है? तो देखिए हमारे पास सबसे पहले तो वाटर है। वाटर जो है लिक्विड स्टेट में, हम लोग सभी जानते हैं। उसके बाद हम लोग अल्कोहल का एग्जांपल ले सकते हैं, बेंजीन ले सकते हैं। वाटर हो गया, अल्कोहल हो गया, बेंजीन हो गया। अल्कोहल, बेंजीन, इन सबको हम लोग फर्दर आगे क्लासेस में और अच्छे से डिस्कस करेंगे। वाटर को ही पढ़ेंगे, वाटर के बारे में आप लोग जानते ही हैं, ये भी एक लिक्विड स्टेट। उसके बाद अगर हम बात करें गैसोस स्टेट की, तो बहुत सारे ऐसे एटम्स एंड मॉलिक्यूल हैं जो गैस के फॉर्म में रहते हैं हमारे एटमॉस्फेयर में। इसको हम लोग बोलते हैं गैसेस फॉर्म। अब देखिएगा कुछ प्रॉपर्टीज को देखते हैं। इसमें हमारा फिक्स्ड वॉल्यूम था, फिक्स्ड वॉल्यूम फिक्स्ड शेप था, लेकिन लिक्विड में क्या रहता है, हमारा वॉल्यूम फिक्स्ड नहीं रहता। जिस बर्तन में हम लोग डालते हैं लिक्विड को, वो उसी का शेप ले लेता है। ये हम लोग प्रीवियस क्लासेस में पढ़ के आए हुए होते हैं, क्लास 9th में ये हम लोग पढ़ लेते हैं फिलहाल। तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। एंड लिक्विड में बाद हमारे पास क्या है, गैस। गैस में हम लोग हाइड्रोजन गैस के बारे में जानते हैं, हाइड्रोजन गैस है, हीलियम गैस है, आर्गन गैस है। ये सारे क्या है, गैसेज हैं जो कि गैसेज फॉर्म में हमारे रहते हैं। और ये हमारे एक स्टेट ऑफ मैटर हो गया। उसके बाद आता है हमारे पास प्लाज्मा स्टेट। जनरली प्लाज्मा स्टेट को डिफाइन करने से पहले मैं एक टर्म इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा, काइनेटिक एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी क्या है, इसको थोड़ा समझते हैं। काइनेटिक एनर्जी किसी भी एटम का क्या होता है। अगर हमको स्टेट समझना है किसी भी मैटर का, तो एक चीज समझते हैं, काइनेटिक एनर्जी का मतलब क्या है। हमारे पास मान लेते हैं एक सॉलिड का एग्जांपल मैं ले रहा हूं। सॉलिड के एग्जांपल में अगर मैं देखूं, तो यहां पर एटम्स आपस में कुछ इस तरह से जुड़े हुए हैं, बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत ही अधिक है, और साथ में यहाँ पर स्पेस जो है एक दूसरे एटम के बीच, ये भी बहुत ही कम है, ठीक है। पर फिर भी यहाँ पे कुछ ना कुछ वाइब्रेशनल हो रहे हैं। मतलब क्या है, ये जो एटम है, ये सॉलिड स्टेट का एटम, ठीक है, सॉलिड स्टेट का एटम है। और यहाँ पर क्या है, सॉलिड स्टेट में हमारे पास क्या है, ये जो एटम है आपस में जुड़े हुए हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत अधिक है, लेकिन ये कहीं ना कहीं मोशन करने की कोशिश कर रहे हैं, वाइब्रेशन आपस में कर रहे हैं। यहाँ पे ये एटम क्या है, वाइब्रेशन कर रहे हैं, थोड़ा ना थोड़ा मोशन करने की कोशिश कर रहे हैं। अब हमारे पास एक टर्म आता है काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का मतलब क्या है, काइनेटिक एनर्जी का मतलब क्या है, काइनेटिक एनर्जी को हम लोग डिफाइन करते हैं एक फॉर्मूला से, 1/2 mv²। अब देखिएगा ये जो फॉर्मूला है 1/2 mv², इसको जो थोड़ा मैं यहां लिखता हूं, काइनेटिक एनर्जी जो है 1/2 mv², इसका मतलब क्या है, काइनेटिक एनर्जी दो चीजों पर डिपेंड करता है। एक तो मास के ऊपर, स्टेट का क्या मास है, सॉलिड स्टेट में है, लिक्विड स्टेट में है, उसका मास क्या है। दूसरा उसके अंदर के जो मॉलिक्यूल है, अंदर का जो ये मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल जो है, ये जो मॉलिक्यूल है, ये कितना स्पीड में मोशन कर रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। मतलब ये है समझने का कि जितना ज्यादा ये वॉल्यूम, ये हमारे पास वेलोसिटी रहेगा, जितना ज्यादा ये अंदर के मॉलिक्यूल जितने ज्यादा स्पीड में मोशन करेंगे, उतना ही हमारा स्टेट का जो काइनेटिक एनर्जी है वो बढ़ जाएगा। काइनेटिक एनर्जी बढ़ने का मतलब ये है कि उसके अंदर जो एनर्जी है, मोशन का जो एनर्जी है, वो अधिक हो जाएगा। काइनेटिक एनर्जी के कारण हमारा मोशन का एनर्जी अधिक हो जाएगा। अब जरा समझते हैं प्लाज्मा को। अब प्लाज्मा एक ऐसा स्टेट है जहां पर इस स्टेट में काइनेटिक एनर्जी जो रहता है वो मैक्सिमम रहता है। यहां पर देखो क्या होता है, जैसे कि अगर हम मान लेते हैं कि हमारे पास क्या प्लाज्मा है, तो प्लाज्मा स्टेट में हमारा काइनेटिक एनर्जी जो है 1/2 mv², ये हाईएस्ट रहेगा, ये बहुत ज्यादा बड़ा हुआ रहेगा। जैसे कि एग्जांपल के लिए हम लोग देख सकते हैं, हमारा जो सन है या फिर दूसरे जो स्टार्स है, उनके पास क्या है,
कोई उसका जो स्टेट है उसको हम लोग प्लाज्मा स्टेट बोलते हैं। उसमें काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा होता है, वो हमेशा लाइट जो है एमिट करते रहता है। जैसे कि हम लोग बोल सकते हैं आयंस का फॉर्म है, या सन हो गया, स्टार हो गया, ये सारे क्या है हमारे, ये सारे क्या है हमारे प्लाज्मा का फॉर्म है। ये हमारे प्लाज्मा को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, स्टार हो गए, गैलेक्सीज में बहुत सारे स्टार्स हैं, ये सारे जो एग्जाम्पल है हमारे, ये प्लाज्मा के एग्जाम्पल है। आई होप यहां तक समझ में आया होगा। आगे हम लोग देखेंगे बोस आइंस्टाइन कर्नल स्टेट के बारे में। प्लाज्मा के बारे में थोड़ा देख लेते हैं पहले। यहाँ पर क्या है, काइनेटिक एनर्जी बहुत हाई होता है। काइनेटिक एनर्जी बहुत हाई होने के कारण क्या है, आपस में जो मॉलिक्यूल है वो बहुत ज्यादा हाईली मोशन में रहते हैं। मतलब अगर मैं यहाँ प्लाज्मा स्टेट को बनाने का कोशिश करूं, तो प्लाज्मा स्टेट जो है ये बहुत ज्यादा हाईली मोशन में रहेंगे। इसके जो मॉलिक्यूल रहेंगे ये बहुत ज्यादा हाईली मोशन में रहेंगे, हाईली मोशन करते रहेंगे। ये एक तो चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, और चार्ज होने के कारण इनका जो हमारा वेलोसिटी होता है, आपस में मॉलिक्यूल का जो स्पीड होता है वो बहुत ज्यादा हाईली स्पीड में रहता है, जिसके कारण ये बहुत ज्यादा मोशन करते हैं और इनका एनर्जी भी बहुत ज्यादा होता है। और इस स्टेट को हम लोग बोलते हैं प्लाज्मा। अब नेक्स्ट स्टेट है बोस आइंस्टाइन कर्नल स्टेट। अब बोस आइंस्टाइन कर्नल स्टेट क्या होता है, प्लाज्मा का एक तरह का अपोजिट हम लोग बोल सकते हैं, क्योंकि जहां प्लाज्मा में बहुत ज्यादा काइनेटिक एनर्जी की नीड होती है, बोस आइंस्टाइन कर्नल स्टेट में क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी बहुत ही कम चाहिए होता है। कम कैसे चाहिए होता है, मान लेते हैं हमारे पास एक स्टेट है, हमारे पास एक स्टेट है जिसका काइनेटिक एनर्जी बहुत कम है। मान लेते हैं काइनेटिक एनर्जी बहुत कम है, उसको धीरे धीरे हम लोग एटम्स को पास लाते रहेंगे। देखो काइनेटिक एनर्जी जो है वो हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर का। टेम्परेचर अगर बढ़ाएंगे, टेम्परेचर को अगर इंक्रीज करेंगे, तो अंदर के मॉलिक्यूल क्या करेंगे, हीट होने के कारण ज्यादा मोशन करेंगे, रैंडम मोशन ज्यादा करेंगे, यानी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा। पर अगर हम टेम्परेचर को कम कर रहे हैं, बोस आइंस्टाइन कर्नल स्टेट को थोड़ा समझना, अगर टेम्परेचर को हम लोग कम कर दें, बहुत ज्यादा कम कर दें, तो आपस के जो मॉलिक्यूल हैं वो एक ऐसे स्टेट में आ जाएंगे कि ये और ज्यादा मोशन वो नहीं करेंगे, और इसी स्टेट को हम लोग बोलते हैं बोस आइंस्टाइन कर्नल स्टेट। मान लेते हैं हमारे पास क्या है, काइनेटिक एनर्जी बहुत ही कम कर दे रहे हैं। बोस आइंस्टाइन कर्नल स्टेट को समझने के लिए हम लोग थोड़ा सा एक एग्जांपल देख रहे हैं। अभी तक यहां तक समझने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर फिर भी कोई दिक्कत आ रहा है इतने पार्ट में, तो आप कमेंट कर सकते हैं। अब देखते हैं बोस आइंस्टाइन कर्नल स्टेट को। तो बोस आइंस्टाइन कर्नल स्टेट जो है ना, हमारा एनर्जी का, हमारा स्टेट ऑफ मैटर का एक ऐसा स्टेट है जहां पर काइनेटिक एनर्जी बहुत ही कम होता है। मतलब हम लोग काइनेटिक एनर्जी को क्या करते हैं, कम करते हैं। कम कैसे करते हैं, टेम्परेचर को डिक्रीज करते हैं। टेम्परेचर जो है उसको हम लोग डिक्रीज करते हैं। टेम्परेचर को डिक्रीज करने से क्या होगा, टेम्परेचर को डिक्रीज करने से ये होगा कि एटम जो है वो धीरे धीरे क्लोज आते जाएंगे। अब क्लोज आते जाएंगे, एक पर्टिकुलर टाइम के बाद ये क्लोज आ जाएंगे, और इनके बीच का मोशन जो है एकदम रुक जाएगा। वाइब्रेशन जो है वो होगा, लेकिन उसको और अगर टेम्परेचर कम किया जाए तो वो भी रुक जाएगा। एक आइडियल स्टेट ऐसा होगा, एक आइडियल बोस आइंस्टाइन कर्नल स्टेट ऐसा होगा जिसमें कोई भी मोशन नहीं होगा, नो मोशन। अगर मोशन नहीं हो रहा है, अगर मोशन नहीं हो रहा है तो क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी, हाँ काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। यानी कि यहां पर क्या है, काइनेटिक एनर्जी भी हमारा आइडियल बोस आइंस्टाइन कर्नल स्टेट में जीरो हो जाएगा। और ये तभी पॉसिबल है जब टेम्परेचर जो है वो ऑलमोस्ट नियर अबाउट जीरो केल्विन तक पहुंच जाए। अब टेम्परेचर के बारे में डिस्कस करते हैं। टेम्परेचर के 3 यूनिट हैं, पहला है केल्विन, डिग्री सेंटीग्रेड एंड फ़ारेनहाइट। उसके बारे में भी हम लोग आगे पढ़ेंगे। पहले हम लोग देखते हैं, अगर काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाए तो ये हमारा जीरो केल्विन में ही पॉसिबल हो पाता है, क्योंकि जीरो केल्विन का मतलब होता है एब्सोल्यूट जीरो, और इस वैल्यू पर कोई भी पार्टिकल, एटम, इलेक्ट्रॉन कुछ भी मोशन नहीं कर रहा होता है। लेकिन ये एक आइडियल स्टेट है और इसको अचीव कर पाना बहुत ही मुश्किल है। जनरली ये देखा गया है कि हीलियम 4 जो है, हीलियम 4 का जो एटम है, ये हमारा बोस आइंस्टाइन कर्नल स्टेट के स्टेट में पहुंच जाता है। कब, जब हम लोग इसको टेम्परेचर को बहुत कम कर देते हैं, ऑलमोस्ट माइनस -273.14 के आसपास जो है हमारा हीलियम 4 और सोडियम, ये दोनों ही जो है ना हमारे, ये दोनों ही हमारे बोस आइंस्टाइन कर्नल स्टेट के स्टेट में पहुंच जाते हैं। मतलब इनके पास इतना कम एनर्जी बचता है कि अब उनसे कुछ भी रिएक्शन नहीं होता है। मतलब उनका काइनेटिक एनर्जी बहुत ही कम हो जाता है, उनके पार्टिकल के बीच मोशन नहीं होता है।
और इस स्टेट को हम लोग बोलते हैं बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। अभी हम लोग फिजिकल फॉर्म के 5 स्टेट ऑफ मैटर को देखे। पहला जो था हमारा सॉलिड, जिसको हम लोग पढ़ चुके होते हैं, लिक्विड, गैस, उसके बाद प्लाज्मा एंड बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। प्लाज्मा के बारे में भी हम लोगों ने पढ़ा और बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट के बारे में भी पढ़ा। इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। आगे हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करेंगे काइनेटिक एनर्जी के बारे में और उनके ऑर्डर के बारे में इन पांचों स्टेट पे, एंड देन हम लोग फिर केमिकल फॉर्म की तरफ आगे बढ़ेंगे। इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। यहां तक नोट हो गया होगा? चलो ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा देखते हैं, मान लो अगर मैं यहां से पूछूं कि इन पांचों स्टेट में काइनेटिक एनर्जी का क्या ऑर्डर होगा, मतलब किसका काइनेटिक एनर्जी अधिक होगा, सॉलिड का, लिक्विड का, गैस का, या बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट का, या प्लाज्मा का, तो ऑर्डर क्या होगा? चलो लिखते हैं। अब देखो, जैसे कि हम लोग जानते हैं सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं ये इनके बीच में कुछ इस तरह से जुड़े रहते हैं। इनके बीच कोई भी गैप नहीं होता। गैप नहीं होता है तो मोशन भी नहीं होगा। अगर इनके पार्टिकल के बीच में गैप नहीं है, ठीक है, गैप नहीं है, मतलब हमारे पास काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू 1/2 mv²। ये जो फॉर्मूला हम लोग यूज कर रहे हैं, मतलब क्या है, इन पार्टिकल के बीच मोशन होना चाहिए। मोशन होगा तभी यहां पर क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी डेवलप होगा। अब ये पार्टिकल जो है थोड़ा बहुत वाइब्रेशन कर सकते हैं, लेकिन यहाँ मोशन नहीं होगा। मोशन नहीं होगा यानी कि इसका काइनेटिक एनर्जी बहुत ही कम होगा। कम होगा ना। अब देखो दूसरा क्या है, लिक्विड। लिक्विड की अगर हम बात करें तो इसमें पार्टिकल के बीच थोड़ा ना थोड़ा मोशन हो सकता है, क्योंकि थोड़ा ना थोड़ा स्पेस प्रेजेंट रहता है। इनके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतने स्ट्रांग नहीं होते हैं, थोड़ा ना थोड़ा पार्टिकल दूर दूर रहता है। तीसरा क्या है, गैस। गैस हमारा रैंडम मोशन करता है, हम लोग जानते हैं। पार्टिकल बहुत दूर दूर रहते हैं। बहुत दूर दूर होने के कारण क्या है, रैंडम मोशन इंक्रीज करता है। रैंडम मोशन इंक्रीज करने के कारण काइनेटिक एनर्जी भी हमारा इंक्रीज करता है। अब देखो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करता है। प्लाज्मा का भी हम लोग देखेंगे, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट का भी देखेंगे। तो ऑर्डर और काइनेटिक एनर्जी अगर देखेंगे, ऑर्डर ऑफ काइनेटिक एनर्जी, तो हमारा ऑर्डर क्या आएगा? सबसे अधिक काइनेटिक एनर्जी आएगा हमारा प्लाज्मा का, क्योंकि प्लाज्मा एक ऐसा स्टेट है जहां पे काइनेटिक एनर्जी बहुत हाई होता है। तो सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी किसका हो जाएगा? प्लाज्मा स्टेट का हो जाएगा। प्लाज्मा स्टेट का जो काइनेटिक एनर्जी है वो सबसे हाई होगा। एंड उसके बाद किसका होगा? गैस स्टेट का होगा, गैसोस स्टेट का। देन लिक्विड स्टेट, उसके बाद आएगा हमारे पास सॉलिड स्टेट, और सबसे कम काइनेटिक एनर्जी जो होगा वो होगा बोस आइंस्टाइन कंडेंस स्टेट का। बोस आइंस्टाइन कंडेंस स्टेट एक ऐसा स्टेट है जहां काइनेटिक एनर्जी बहुत कम हो जाता है, यानी कि उनके पार्टिकल के बीच बिल्कुल भी मोशन नहीं होता। ये कॉन्सेप्ट हो गया काइनेटिक एनर्जी के बारे में। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे फर्दर। हम लोग क्या कर रहे थे, मैटर का क्लासिफिकेशन कर रहे थे। पहले हम लोग फिजिकल फॉर्म देखे जिसमें हम लोग 5 पार्ट्स में मैटर को क्लासिफाइड किए। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे केमिकल फॉर्म में। केमिकल फॉर्म में हम लोग कैसे डिवाइड करते हैं। तो केमिकल फॉर्म में सबसे पहले तो इतना नोट कर लो, क्या हम लोग आगे बढ़ेंगे। नोट हो गया इतना? चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो केमिकल फॉर्म में हम लोग कैसे क्लासिफाइड करेंगे। केमिकल क्लासिफिकेशन में हम लोग जनरली एटम, एलिमेंट्स एंड मॉलिक्यूल्स के टर्म में बात करते हैं, कंपाउंड्स के टर्म में बात करते हैं। तो इसके अंदर हम लोग देखेंगे प्योर सब्सटेंस के बारे में। प्योर सब्सटेंस के बारे में। दूसरा क्या है, इसमें हम लोग देखेंगे मिक्सचर के बारे में। मिक्सचर क्या है एंड प्योर सब्सटेंस क्या है, इन दोनों को डिस्कस करेंगे एंड एक एक करके देखेंगे। अब देखो मिक्सचर को फर्दर हम लोग डिवाइड, प्योर सब्सटेंस को हम लोग फर्दर डिवाइड करते हैं 2 पार्ट्स में, एंड मिक्सचर को भी हम लोग फर्दर डिवाइड करते हैं 2 पार्ट्स में। इन दोनों के बारे में पढ़ेंगे। हम लोग प्योर सब्सटेंस को डिवाइड कर सकते हैं एलिमेंट्स में और कंपाउंड्स में। मिक्सचर को हम लोग होमोजेनस मिक्सचर और हेट्रोजेनस मिक्सचर में क्लासिफाइड कर सकते हैं। अब इन चारों टर्म्स को एक एक करके हम लोग समझेंगे। तो
इतना पहले नोट करो, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, एक एक करके सभी को समझेंगे। हमारे पास क्या है, एलिमेंट क्या है, एक एक करके देखेंगे, पहले इसको नोट कर लो, उसके बाद हम लोग केमिकल फॉर्म के क्लासिफिकेशन को एक एक करके समझेंगे। ठीक है, जल्दी से नोट कर लो। हो गया, आगे बढ़ते हैं। अब देखो हमारे पास क्या एलिमेंट है, एक एक करके सभी क्लासिफिकेशन को समझेंगे। अब एलिमेंट का मतलब क्या होता है, अब जैसे कि हम लोग जानते हैं कि ये क्या है, हमारा प्योर सब्सटेंस के अंडर आता है। अब केमिस्ट्री में प्योर सब्सटेंस का ये मतलब है, प्योर सब्सटेंस का मतलब केमिस्ट्री में ये है कि एक ही जैसे एटम से बना हुआ होना चाहिए। तो अगर हम पूछें कि एलिमेंट क्या है, तो एलिमेंट का डेफिनेशन हम लोग देख सकते हैं, इट इज मेड ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम। मतलब क्या है कि एलिमेंट जो है सिर्फ एक ही तरह के एटम से मिलकर बना होता है। ठीक है, एटम क्या है, सिर्फ एक ही तरह के एटम से मिलकर बना होता है एलिमेंट। जैसे कि एलिमेंट को अगर हम डिफाइन करना चाहें, तो एलिमेंट जो है ये फर्दर हमारा ब्रेक करेंगे इसको मेटल्स में, नॉन मेटल्स में, और मेटलॉइड्स में। अब देखो यहां से हम लोग एलिमेंट को भी डिवाइड किए तीन पार्ट में। हम लोग का पीरियोडिक टेबल हमारे पास है, जिसमें एलिमेंट है टोटल जितना अभी तक डिस्कवर हुए सारे ही एलिमेंट है, 118 जो एलिमेंट है। अब उसमें हम लोग डिवाइड कर सकते हैं एलिमेंट को मेटल में, नॉन मेटल में और मेटलॉइड्स में। अब कुछ मेटल्स के एग्जांपल तुम लोग बताओगे एंड नॉन मेटल के एग्जांपल्स को भी। तो सबसे पहले मेटल के कुछ एग्जांपल्स को देखते हैं। मेटल्स हमारे पास क्या है, जैसे कि हमारे पास सोडियम है, मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, ये सारे क्या है हमारे पास मेटल है, जिंक है, एटीसी लिख देते हैं। एग्जाम्पल बहुत सारे हैं, ये सारे क्या है हमारे मेटल के एग्जाम्पल है। ये क्या है, एक तरह के ही एटम से बने हुए हैं। जैसे कि अगर हम सोडियम एलिमेंट को ले तो उसमें सिर्फ सोडियम ही है। बहुत सारे अगर मान लेते हैं हमारे पास 20 ग्राम ऑफ सोडियम लेते हैं, तो 20 ग्राम ऑफ सोडियम में बहुत सारे सोडियम एटम के ही सोडियम एटम ही प्रेजेंट रहेगा। सोडियम एटम के अलावा उसमें और कोई भी प्रेजेंट नहीं रहेगा। मतलब क्या है, इसमें सिर्फ एक टाइप का ही हमारा एटम है। ठीक है, दूसरा मैग्नीशियम को भी ले सकते हैं। मैग्नीशियम भी अगर लेते हैं तो मैग्नीशियम एलिमेंट में भी सिर्फ मैग्नीशियम के ही एटम प्रेजेंट रहेंगे। ठीक है, उसके बाद अगर नॉन मेटल का बात करें तो हमारे पास क्लोरीन हो जाएगा, ब्रोमीन आएगा, आयोडीन आएगा, नाइट्रोजन आएगा, ऑक्सीजन आएगा। इन सभी का अपना अपना लाइफ में यूज है। और एटीसी लगा देते हैं बहुत सारे और नॉन मेटल्स में। अगर हम लोग मेटलॉइड्स का बात करें, मतलब उसमें कुछ प्रॉपर्टीज आते हैं मेटल के, कुछ प्रॉपर्टीज आते हैं नॉन मेटल के। तो ऐसे में कौन कौन सा आएगा, जैसे हमारे पास है बोरोन आएगा, सिलिकॉन आएगा, जर्मेनियम आएगा। ये सारे क्या है हमारे मेटलॉइड्स। ठीक है, यहां तक जल्दी से नोट करो, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड्स, इन तीन पार्ट में हम लोग एलिमेंट को क्लासिफाई। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कंपाउंड्स के बारे में। प्योर सब्सटेंस के अंडर आता है हमारा, प्योर सब्सटेंस में ही हमारा एलिमेंट भी है और कंपाउंड भी है। अब कंपाउंड किसको बोलते हैं, कंपाउंड किसको बोलते हैं, कंपाउंड का मतलब क्या हो गया, इट इज अ काइंड ऑफ सब्सटेंस which is made of two or more atom in a fixed ratio by mass। मास बोल सकते हैं या वेट बोल सकते हैं। मतलब क्या है, कंपाउंड क्या है, ये इस तरह का सब्सटेंस है जिसमें एक से अधिक हम लोग यूज तो कर रहे हैं एटम्स को, लेकिन एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन में। मतलब अगर इनका रेशियो को चेंज करेंगे तो फिर वो कंपाउंड नहीं बनेगा। जैसे कि एग्जांपल के लिए अगर हम लोग ग्लूकोज का एग्जांपल लेते हैं, तो ग्लूकोज में हमारे पास कार्बन 6 रहेंगे, हाइड्रोजन 12 रहेंगे और ऑक्सीजन भी हमारे पास 6 रहेंगे। अगर
हम लोग इनके केमिकल कंपोजिशन में कुछ छेड़छाड़ करें, जैसे कि हमारे पास कार्बन जो है वो 6 है, 6 के प्लेस पे अगर हम 8 कार्बन को ले लें, हाइड्रोजन जो है 12 हो, अगर हम हाइड्रोजन को 10 ले लें, मान लेते हैं 6 8 ले लिए, हाइड्रोजन 12 ले लिए, 10 ले लिए, ऑक्सीजन हमारा 2 ले लिए, तो ये जो कंपाउंड है, ये ग्लूकोज नहीं बनेगा। हमारे पास ग्लूकोज बनाने के लिए 6 कार्बन, 12 हाइड्रोजन और 6 ऑक्सीजन होना जरूरी है। अगर हम लोग इनके कंपोजिशन में चेंज करते हैं, कंपोजिशन में अगर चेंज करते हैं तो एक दूसरा कंपाउंड बन जाएगा। यानी कि कंपाउंड बनाने के लिए क्या होना चाहिए, फिक्स्ड रेशियो होना चाहिए मास का, ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं कंपाउंड। अब कंपाउंड को क्या कर सकते हैं हम लोग, केमिकल मेथड से, हमारे पास बहुत सारे केमिकल मेथड्स है, बहुत सारे रिएक्शंस हैं, इनके बेसिस पे हम लोग क्या कर सकते हैं, कंपाउंड को ब्रेक कर सकते हैं। इट कैन बी ब्रेक into simpler atom by suitable reactions, suitable chemical reaction। इनको हम लोग क्या कर सकते हैं, केमिकल रिएक्शन का यूज करके इजिली ब्रेक कर सकते हैं। कुछ केमिकल मेथड्स होते हैं जिनका यूज करके हम लोग कंपाउंड्स को ब्रेक कर सकते हैं, उनके बीच के बॉन्ड को ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट फर्दर हम लोग आगे बढ़ेंगे मिक्सचर की तरफ और देखेंगे कि मिक्सचर क्या होता है। अब मिक्सचर क्या है, अब कंपाउंड को जरा ध्यान समझना, कंपाउंड में एक टर्म मैंने बोला फिक्स्ड रेशियो बाय मास। अगर ये रेशियो फिक्स्ड है तो इसको हम लोग बोलते हैं कंपाउंड, और अगर ये रेशियो फिक्स्ड ना होकर एक अननोन प्रोपोर्शन में हम लोग मिक्स करें, मतलब हमें पता ही नहीं है कि कौन सा रेशियो हम लोग मिला रहे हैं, तो बस उसी से क्या बन जाएगा, मिक्सचर बन जाएगा। देखते हैं, अगर हम लोग यहां से देखें, हमारे पास जो मिक्सचर है ये भी हमारा केमिकल क्लासिफिकेशन के अंडर आता है। मिक्सचर का अगर हम लोग बात करें तो मिक्सचर क्या है, इट इज अ काइंड ऑफ सब्सटेंस, इट इज अ काइंड ऑफ सब्सटेंस made of two or more atoms with unknown ratio by mass। मतलब क्या है, अगर हम दो एटम्स को या फिर दो से अधिक एटम्स को एक अननोन रेशियो में मिक्स करें, उनके रेशियो के बारे में हमें नहीं पता है, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारा मिक्सचर। अब मिक्सचर जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, मिक्सचर जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, कौन कौन से देख लेते हैं। मिक्सचर को हम लोग डिवाइड करते हैं दो कैटेगरी में। पहला जो कैटेगरी है, मिक्सचर को हम लोग डिवाइड करते हैं दो कैटेगरी में। मिक्सचर को हम लोग दो कैटेगरी में डिवाइड किए, एक तो हमारा हो गया होमोजेनियस मिक्सचर और दूसरा हो गया हमारा हेट्रोजेनियस मिक्सचर। मिक्सचर के बारे में हमने क्या पढ़ा, अननोन रेशियो बाय मास। मास के साथ क्या इनका रेशियो होना चाहिए, अननोन होना चाहिए, पता नहीं चलता है, हमें पता ही नहीं रहता कि कौन से रेशियो में हमने इन्हें मिलाया है। अब ये दो तरह के होते हैं, पहला हो गया हमारा होमोजेनियस मिक्सचर एंड सेकंड जो है वो है हमारा हेट्रोजेनियस मिक्सचर। अब होमोजेनियस मिक्सचर में क्या है, होमोजेनियस मिक्सचर में क्या होता है, मान लेते हैं हम लोग ने किसी दो चीज को मिलाया, दो कंपोनेंट है, अब दोनों कंपोनेंट जो है एक साथ बहुत ही यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो गए, जैसे कि in this type of mixture both the components दोनों ही कंपोनेंट्स या फिर दो से अधिक कंपोनेंट्स भी हो सकते हैं, दोनों ही कंपोनेंट्स जो है
यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब पूरे मिक्सचर में कंपोनेंट्स जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाता है। जैसे कि एग्जांपल के लिए अगर हम दें तो अगर हम वाटर में NaCl मिक्स करते हैं तो ये जो है पूरा प्रोपोर्शन में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा। दूसरा क्या है, अगर हम लोग वाटर में शुगर मिलाते हैं, चीनी को मिलाते हैं, ये हमारा शुगर का फॉर्मूला है, इसको भी नोट कर लेना। अगर वाटर में हम लोग चीनी मिलाते हैं, शुगर मिलाते हैं, तो उनका भी अगर हम टेस्ट देखते हैं तो किसी भी पर्टिकुलर पार्ट पे मान लेते हैं हमारा चीनी का सॉल्यूशन ये है, हमारे पास एक वाटर का एक इस तरह से बीकर लिया हुआ है और इसमें क्या किया हम लोग शुगर मिला दिए। अब देखो यहां पर क्या है, मिलाने के बाद जब इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं तो पूरे सॉल्यूशन का जो टेस्ट है, पूरे मिक्सचर का जो टेस्ट है हर जगह एक जैसा आता है। मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि शुगर जो है वो पूरे सॉल्यूशन में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है। ठीक है, तो ये सॉल्यूशन जो है इसको हम लोग बोलेंगे मिक्सचर, एक ऐसा होमोजेनियस मिक्सचर जिसमें दोनों ही कंपोनेंट जो है बहुत ही अच्छे से मिक्स हो चुका है। और इसका ही एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है सॉल्यूशन। हम लोग क्लास 12th में इस चैप्टर को पढ़ते भी हैं। सॉल्यूशन जो है क्या है, होमोजेनियस मिक्सचर का ही पार्ट है। ठीक है, दूसरा क्या है हमारे पास हेट्रोजेनियस मिक्सचर। अब हेट्रोजेनियस मिक्सचर में क्या आता है, मान लेते हैं हमारे पास क्या है, एक बीकर लिया हम लोग, उसमें एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, एक बीकर हमारे पास पानी ही लिया है, यूनिवर्सल सॉल्वेंट हमारा वाटर है। अब इसमें क्या किया हम लोग, सैंड डाल दिए, मिट्टी डाल दिए। अब हम इसको मिक्स करते हैं, वाटर में सैंड को अगर मिक्स करते तो क्या होगा, मिक्स कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर टाइम जब हम लोग मिक्स करना छोड़ देंगे तो सैंड जो है धीरे धीरे नीचे जमा हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि सैंड और वाटर को हम लोग अलग अलग इजिली कर सकते, इसको अलग अलग हम लोग अपने देख भी सकते हैं। यानी कि क्या लिखेंगे, इन दिस टाइप ऑफ मिक्सचर both the components are non-uniformly distributed। मतलब इस तरह के सॉल्यूशन, इस तरह के मिक्सचर में, हेट्रोजेनिक मिक्सचर में क्या होता है, कंपोनेंट जो रहते हैं ना वो एक दूसरे से क्या रहते हैं, नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं। मतलब जैसे कि मान लेते हैं हमारे पास क्या है, सैंड और वाटर वाले के ही एग्जांपल को लेते हैं, थोड़ा देर बाद क्या होगा, इस जगह पर हमारा सैंड मान लेते हैं जमा हो गया, या फिर नीचे के साइड में हमारा जमा हो गया, यहाँ पे हमारा सैंड जमा हो गया, लेकिन ऊपर का जो लेयर रहेगा ये वाटर का रहेगा। मतलब हम लोग दोनों को डिफरेंटली देख सकते हैं, अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट देख सकते हैं कि दोनों का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो अलग अलग है। इस जगह पर सैंड कम रहेगा जबकि नीचे की तरफ जो है वो सैंड अधिक रहेगा। इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि इस तरह के मिक्सचर को हम लोग क्या बोलेंगे, हेट्रोजेनस मिक्सचर बोलेंगे। और इसी के अंडर हमारा आता है कोलाइडल सॉल्यूशन, सस्पेंशन, ये सब हमारे हेट्रोजेनस मिक्सचर का ही एग्जांपल। इसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, तो इसको जल्दी से नोट करिए फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। जल्दी से नोट कर लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। हो गया, चलिए आगे बढ़े। अब देखिए यहां तक हमने क्या देखा आज की क्लास में, आज की क्लास का समरी क्या रहा। आज की क्लास में हम लोगों ने देखा कि केमिस्ट्री में मैटर को कैसे क्लासिफाइड किया जाए। केमिस्ट्री में अगर हम लोग देखें तो मैटर को हम लोग क्लासिफाइड कैसे करते हैं, एक तो हमारा फिजिकल फॉर्म हो गया, फिजिकल क्लासिफिकेशन ये हम लोगों ने देखा, फिजिकल क्लासिफिकेशन। दूसरा हमारा हो गया केमिकल क्लासिफिकेशन। अब देखो फिजिकल में हमने देखा कि इसको हम लोग सॉलिड में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लिक्विड में करते हैं,
गैसलेस स्टेट में करते हैं, प्लाज्मा, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। केमिकल फॉर्म में हमने देखा कि इसको हम प्योर सब्सटेंस में करते हैं, प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर में करते हैं। इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, मैटर को क्लासिफाइड करते हैं, ठीक है। एंड देन हमने देखा कि प्योर सब्सटेंस को हम लोग एलिमेंट में एंड कंपाउंड में क्लासिफाइड करते हैं, मिक्सचर को हम लोग होमोजेनियस और हेट्रोजीनियस में क्लासिफाइड करते हैं। अब यहां से हम लोग ने ये देखा, ये आज की क्लास की समरी रही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, नेक्स्ट क्लास का क्या हेडिंग रहेगा ये देख लो। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखने वाले हैं लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। मतलब हम लोग देखेंगे कि कैसे केमिकल कॉम्बिनेशन के लिए अलग अलग लॉज दिए गए, जिसमें एक एटम आपस में मिलकर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करता है, या फिर और डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो लॉज हैं केमिस्ट्री में, उनको हम लोग फंडामेंटल लॉज जो है उनको हम लोग डिस्कस करेंगे और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो आज के इस क्लास के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। और आज के लिए हम लोग इतना ही करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कर दें एंड प्लीज सब्सक्राइब द चैनल।